हेलो ऑल। चलो आज हम लोग फटाफट देखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है और ज़रूरी क्यों है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि चल रहा है और दो वर्ड से ये बना हुआ है, सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन एग्जिस्टेंस में आया था 1998 के आसपास, 97, 98, 99 में सबसे पहला जो सर्च इंजन आया था। पहले होता था कि होता क्या था ये पहले मैं बता दूं। तो पहले ना हमें चीज़ों को याद रखना पड़ता था। जैसे अगर आप थोड़े सीनियर सिटीजन से पूछेंगे ना, तो पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, लोगों के पास लैंडलाइन हुआ करते थे। और जब भी हम किसी के पास जाते थे तो उसका नंबर लेके आते थे, या किसी से पूछते थे तो उसका नंबर पूछ लेते थे और उस नंबर को अपनी डायरी में लिख के रखते थे। अगर हमें किसी से बात करनी होती थी तो हम वो नंबर को उस डायरी से निकालते थे और अपने बेस लाइन से वो नंबर टक टक टोटा करके लगाते थे और तब उससे बात होती थी। रीडायल का फीचर उस पर एक बार हुआ करता था कि जो लास्ट नंबर हमने डायल किया है उसको रीडायल कर सकते थे। तो यही चीज़ पहले होती थी जब गूगल नया जब जब इंटरनेट नया आया था 1990s के आसपास, 90 के आसपास। तो जिसको वेबसाइट्स इतनी हज़ारों पहले तो वेबसाइट नहीं बनती थी, गिनी चुनी वेबसाइट्स बनती थी क्योंकि वेबसाइट बनाना महंगा होता था। तो लोगों को जिस तरीके की वेबसाइट खोजनी है, बुक्स की वेबसाइट खोजनी है, लाइब्रेरी की खोजनी है, यूनिवर्सिटी की खोजनी है, कॉलेजेस की खोजनी है, तो वो वेबसाइट का डिटेल लिख के रखते थे। और जब उनको पता करना होता था कुछ तो वो वेबसाइट का नाम गूगल जाते थे एक ब्राउज़र में। तो यहाँ पे ना ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये है ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट। ब्राउज़र पहले भी था, अभी भी है। तो एक ब्राउज़र हुआ करता था जिसमें हम यहाँ पे टाइप करते थे हमें क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे हमने वो टाइप कर दिया और हमें वो चीज़ ला के मिल जाती थी। हमने किसी का नाम टाइप कर दिया, कुछ टाइप कर दिया, और वो अगर नहीं मिला तो इस तरीके का कुछ मैसेज, एक सिंपल सा मैसेज, इतना एडवांस मैसेज नहीं आता था, एक सिंपल सा मैसेज आ जाता था कि ये वाला वेबसाइट नहीं मिला है। और अगर वो मिल गया तो वो वेबसाइट खुल जाती थी। तो लोगों को ना लिख के रखना पड़ता था और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ था, इतना आसान नहीं था लोग लिख के रखना। धीरे धीरे जैसे 1998 में इवॉल्व हुआ तो सोचा गूगल के फाउंडर ने कि क्यों नहीं एक ऐसा वेबसाइट बनाया जाए जिसमें हम सारी चीज़ों की लिस्टिंग रखें, जो एक डायरेक्टरी के जैसे काम करे, जैसे इंसान अपने पास डायरेक्टरी रखता है। तो उन्होंने शुरू में जब ये 1998 में शुरू किया था तो अपने यूनिवर्सिटी में शुरू किया था, और यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स को ट्रैक करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया था। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में खोला गया। तो पब्लिक डोमेन में जब नया खोला गया था तो अगर हम कुछ लिखते थे, कुछ भी हम लिखते थे लाइक लैपटॉप परचेज, तो वो क्या करता था कि वो इतना ग्राफिक चीज़ कुछ नहीं दिखाता था। वो पहले एक लाइन का ऐसे लाइन, एक लाइन बाय ऑनलाइन, एक उसका नीचे का एक लाइन ऐसे बस दिखाता था, फिर एक लाइन, फिर उसका एक लाइन, इस तरीके से लिस्टिंग आती थी जैसे नॉर्मल येलो पेज की लिस्टिंग होती है। इतना फैंसी उस समय नहीं हुआ करता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने जानना शुरू किया, लोगों ने गूगल करना शुरू किया। किसी को कुछ खोजना हो तो उन्हें पता चला कि गूगल नाम का कोई एक डायरेक्टरी है जिसमें यूज़ करते हैं, तो वो गूगल टाइप होने लग गया। फिर गूगल धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गया, तो लोगों ने गूगल में अपना बिज़नेस लिस्टिंग कराना शुरू कर दिया कि भाई अगर कोई खोजेगा गूगल में तो हम मिलने तो चाहिए। तो लोगों ने गूगल में अपना गूगल लिस्टिंग, बिज़नेस लिस्टिंग कराना शुरू कर दिया, तो बिज़नेस लिस्ट होने लग गया गूगल में। तो अब गूगल के पास आसानी हो गई, कुछ खोजा जा रहा है तो वो अपनी पहले लिस्ट में चेक करता था कि है तो बता देगा, नहीं है तो वो खोज के अगर उसके पास उसकी डिटेल मिल गई तो उसने बता दी, और नहीं मिली तो उसने वो नहीं बताई। तो वो कैसे लिस्ट खोजता था, तो गूगल इसके लिए एक प्रोसेस करता है जिसको हम वो लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग। अभी हम देखेंगे आगे कि इंडेक्सिंग वो प्रोसेस कैसे होता है। तो बेसिकली गूगल ने किया क्या कि वो पहले एक वेबसाइट पे गया, कोई सा भी एक वेबसाइट पे गया। अब उस वेबसाइट को खोलने के बाद उस वेबसाइट के अंदर इसका जो कोड है, अगर आप कोड देखना चाहेंगे तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो उसका कोड निकल के ही आ जाता है। तो उसने ये कोड को अपने पास कॉपी कर लिया और इस कोड के अंदर से जितनी भी जैसे ये लिंक्स है, अब ये बता रहा है कि इस पेज, ये एक पेज है, ये एक पेज है। तो लिंक्स दो तीन तरीके की होती हैं, इंटरनल लिंक्स होती हैं, एक्सटर्नल लिंक्स होती हैं, अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो वो इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स की डायरेक्टरी बनाते चला गया कि भाई अगर मुझे कोई खोजेगा तो हम पहले लिंक्स को खोज लेंगे, अगर हमारे पास लिंक्स होगा तो वो दिखा देंगे, अगर नहीं होगा तो हम बाहर के डायरेक्टरी से खोज के कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, किसी से पूछ के दिखाने की कोशिश करेंगे, और नहीं हुआ तो हम बोल देंगे कि वो नहीं है। तो बेसिकली इस तरीके का काम वो होने लग गया। तो अब जब ऐसे काम होने लग गया तो भाई लोगों को मज़ा आने लग गया कि भाई नहीं, अभी पहले तो लोग याद रखते थे, अब लोग गूगल टाइम में टाइप करते हैं तो वो खुल जाता है। तो फिर गूगल ने
लोगों को ये सहूलियत दी कि भाई आप अपना जो भी है अपना वेबसाइट आप बनाइए और उसको गूगल में दे दीजिए गूगल को, ताकि गूगल को पता रहे कि आपका वेबसाइट है। तो वो हम साइट मैप सबमिशन के नाम से ये चीज़ें शुरू हुई, लोगों ने गूगल को सबमिट करना शुरू कर दिया, लोगों को समझ में आने लग गया कि अच्छा ये चीज़ है जो बेसिकली काम करती है और अच्छे से काम करती है। तो जब ये समझ में आने लग गया तो लोग अब उसको यूज़ करने लग गए, सबमिशन करने लग गए कि भाई चलो अब गूगल को हम सबमिट करते हैं, गूगल हमारा लिस्टिंग खोज के दिखा देगा। इस तरीके से धीरे धीरे पॉपुलर होती चली गई, गूगल की डायरेक्टरी बढ़ती चली गई, गूगल ने अपना क्रॉलर बना लिया, गूगल क्लॉक ने जो क्रॉलर बनाया वो क्रॉलर धीरे धीरे एक दूसरे वेबसाइट पे जाके क्रॉल करता था, चीज़ों को लेके अपने डायरेक्टरी में स्टोर करते जाता था। तो बेसिकली यहाँ तीन स्टेप्स होता था। पहला होता था क्रॉलिंग, ढूंढो क्या क्या वेबसाइट है, उसके बाद उसको इंडेक्स करो। अब इंडेक्स करने के लिए बहुत सारी कैटेगरीज होती थी, उस कैटेगरीज में आपका वेबसाइट जो क्रॉल होता था वो लिस्ट होता था, या आप जो सबमिट करते थे कि भैया मैं ये मेरा वेबसाइट अपनी डायरेक्टरी में रख लो, तो आपका डायरेक्टरी चेक करके गूगल उसको इंडेक्स करके रखता था अपने डायरेक्टरी में, और वहाँ से फिर उसकी रैंकिंग होती थी। अब रैंकिंग होने का भी बहुत सारा डिफरेंट पैरामीटर्स था जिसके ऊपर रैंकिंग होती थी। अब वो रैंकिंग की पैरामीटर्स हम आगे देखेंगे। तो रैंकिंग होने के बाद जब कोई बंदा खोजता था, मान लो किसी ने खोजा लैपटॉप, अब लैपटॉप के कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी में लैपटॉप होगा, लैपटॉप्स के कैटेगरी में बहुत सारी वेबसाइट्स होती थी। तो हर एक वेबसाइट की अलग अलग रैंकिंग होती थी डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स, लाइक डोमेन एज क्या है, लाइक उसमें कीवर्ड्स कितने यूज़ हुए हैं, लिंक्स कितने यूज़ हुए हैं, डू फॉलो नो फॉलो कितना है, 404 एरर कितना आ रहा है, रीडायरेक्शंस कितने लगे हुए हैं, ऑप्टिमाइजेशन कितना है, पेज लोड टाइम कितना है, बहुत सारी इंसाइट्स गूगल चेक करता था, और चेक करने के बाद उसकी रैंकिंग करता था। तो अब लोगों को लगा कि भाई अब तो गूगल के पास बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अब कोई एक चीज़ लैपटॉप खोजा जाएगा तो बहुत सारी वेबसाइट दिखाई देंगी, स्कूल खोजा जाएगा तो बहुत सारी वेबसाइट दिखाई देंगी। तो क्या किया जाए, तो गूगल ने खुद का एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट रैंक हो हमारे साथ, तो आप ये काम कीजिए। और इन सब को काम करने के लिए गूगल ने कहा, उसे हमने नाम दिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब एक हो गया ब्राउज़र के अंदर एक सर्च इंजन हो गया। अब एक सर्च इंजन हज़ारों सर्च इंजन है, अभी हम देखेंगे आगे कि सर्च इंजन कौन कौन से। तो गूगल एक सर्च इंजन है, तो गूगल ने अपने सर्च इंजन में चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कुछ रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स बनाए कि आप अगर ये काम करेंगे तो हम आपका वेबसाइट ऊपर लेके आएंगे और लोगों को दिखाएंगे, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपके वेबसाइट्स को नीचे रैंकिंग में रखेंगे और नीचे रैंकिंग में दिखाएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खोजते हैं, मान लीजिए आपने कुछ खोजा बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, TRAINING ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर। अब ये देखिए, एक सबसे पहले लोग आ जाता है स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट आता है। अब हम ये भी देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये सब नॉन स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट आ रहा है, ये अभी भी स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट चल रहा है। अब यहाँ पे इसने कुछ खुद से लिस्टिंग उठा के डाली है, और यहाँ से नॉन स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट आ रहा है। अब आपका जो रिज़ल्ट है वो पहले पेज पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है, या इस पेज पे नहीं आ रहा है, अगले पेज पे आ रहा है। अब इस पेज पे आ रहा है तो लोग देख लेंगे, और इस पेज को बोला जाता है SERP, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज, और ये पहला सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज है। और ऐसे हज़ारों पेज गूगल दे देता है। उसके बाद लिस्टिंग जितनी भी बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की होती है। तो अब आपका पेज अगर आपका लिस्टिंग अगर फर्स्ट पेज पे आ रहा है तो चांसेस 90% चांस है कि पीपल विल क्लिक इट। नहीं तो अगर दूसरे तीसरे पेज में है तो लोग नहीं चाहते हैं, नॉर्मली देखा गया पीपल डू नॉट गो इनटू दैट पेज। तो आपको अगर रिलेवेंट रहना है तो आपको SEO प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, सर्च इंजन की प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे, और रिलेवेंट रहना पड़ेगा। सो SERP हमने समझ लिया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और धीरे धीरे हमने ये भी देख लिया कि पिछले 20-25 सालों में कैसे ये SERP सर्च पेज इवॉल्व हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ा है। पहले बेसिक्स था, अब बहुत बड़ा हो गया। तो अब फटाफट हम डेफिनेशन देखते हैं सर्च इंजन का। तो SEO का डेफिनेशन होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या है? तो इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग योर वेबसाइट कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, वेबसाइट का विजिबिलिटी, ये सब चीज़ इम्प्रूव करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं उसको हम SEO बोलते हैं। वाई इट इज़ डन? इट इज़ डन टू रैंक हायर ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू, ChatGPT एंड ऑल। नाउ SEO इज़ एन एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस, छोटा वेबसाइट हो, बड़ा वेबसाइट हो,
एसईओ हमेशा एक कंपल्सरी टेक्निक है जिसमें आप फ्री ट्रैफिक लेके आते हैं, फ्री लीड्स लेके आते हैं, एंड इट ड्राइव्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक विदाउट रिलाइंग ऑन एड्स। जैसे नॉर्मली आपको पैसे खर्च करने होते हैं लोगों को अपना ऐड दिखाने के लिए। जैसे पुराने केस में क्या, ज़माने में क्या होता था कि लोग पेपर में ऐड देते थे, पेपर में ऐड देने का बहुत खर्चा आता है। लोग होर्डिंग लगाते थे, बड़े बड़े होर्डिंग में भी बहुत सारा खर्चा आता है। सस्ते में लोग पेपर के अंदर लीफलेट घुसा के पहुँच देते थे, बट उसमें क्या प्रॉब्लम था कि उसकी रीच कम थी। अब आप पूरे इंडिया में तो न्यूज़पेपर जाता है, तो आप न्यूज़पेपर में दे देंगे तो पूरा इंडिया में चला जाएगा, टीवी में दे देंगे तो पूरा इंडिया चला जाएगा, इंडिया के बाहर भी जा सकता है। लोकल केबल ऐड देंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में जाएगा। तो इसी तरीके से हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, उसका कॉस्ट होता है। तो जब भी आप ऐड पे रिलाई करेंगे तो ऐड का कॉस्ट हमेशा होता है। तो अगर आप बिना कॉस्ट के काम करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं कि आपका ट्रैफिक आते रहे और आपको लीड्स मिलती रहे, आपके बिज़नेस के बारे में लोग जानते रहें, तो ये एक प्रोसेस है एसईओ जो आपको करते रहना पड़ेगा ताकि आपका रिलेवेंसी आपके वेबसाइट का बना रहे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑर्गेनिक सर्चेज ड्राइव मोस्ट वेबसाइट ट्रैफिक, मेकिंग एसईओ द मोस्ट पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बाकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है उनमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रैफिक अट्रैक्टिंग स्ट्रैटेजी माना जाता है, इसीलिए ये कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कोई बोलेगा हमने एक बार एसईओ करा लिया हमारा काम हो गया, नहीं। एसईओ इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। पहले आप पता नहीं कौन से पेज पे आ रहे होंगे, फिर टॉप 5 पेज पे आए होंगे, फिर टॉप पेज पे आए होंगे, फिर पहले पेज में टॉप 10 में आएंगे, फिर टॉप 5 में आएंगे, फिर टॉप 3 में आएंगे, फिर टॉप पे आएंगे, ये ऐसे। और आपने अगर काम करना छोड़ दिया तो आप टॉप से टॉप 3 में जाएंगे, फिर टॉप 5 में चले जाएंगे, फिर टॉप 10 में चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट पेज कहाँ पहुँच जाएंगे नहीं पता। So it is a continuous process which goes on. So you have to continue to do SEO to ensure that you are relevant to search engine, because competitor are also doing ना। अब आपका अभी ऊपर आया, आपने छोड़ दिया SEO, तो दूसरे लोग थोड़ी छोड़ेंगे, वो तो करेंगे। जो दूसरे लोग SEO कर रहे हैं उनका पेज ऊपर आ जाएगा, आपका पेज नीचे चला जाएगा, काम खत्म, आप ट्रैफिक आना कम हो जाएगा आप पे, फिर आप गूगल ऐड करके ट्रैफिक लेके आइए। बट इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है कि जैसे लोग नॉर्मली एड्स नहीं देखते, जैसे हमने ये वाला काम किया, हमने ये बोला, तो अब हमने ये दिख गया ना स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट है ये वाला जो भी है, तो हम स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट को नहीं ध्यान देंगे, हम जाएंगे नीचे, देखेंगे भैया कहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ये रहा, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, मतलब ये रैंकिंग इसकी अच्छी है, इसका मतलब है कि ये वाली वेबसाइट, ये वाला इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज ये एसईओ इसने अच्छा किया हुआ है, लोग इसको देख रहे हैं तभी इसकी रैंकिंग अच्छी हुई, अदरवाइज़ इसकी रैंकिंग अच्छी नहीं होती। तो ये भी एक एनालिसिस है जो लोग करते हैं और बहुत करते हैं। एवरी इंडिविजुअल सर्च स्टार्ट विद द सर्च इंजन। अब लोगों को कुछ भी खोजना होगा तो सर्च इंजन में जाएंगे भाई। 90% ऑफ द सर्च, ये एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है कि किसी को भी कुछ खोजना होता है तो 90% लोग सर्च इंजन पे जाते हैं और वो टाइप करते हैं उनको क्या खोजना होता है, और फर्स्ट पेज में जो मिला उनको देख के निकल जाते हैं। इसमें सेकेंड स्टैटिस्टिक्स है दैट 95% ऑफ पीपल डू नॉट गो टू सेकेंड पेज। अगर 100 लोगों को खोजना है तो 90 लोग चालू करेंगे वेबसाइट से खोजना। 90 में से भी 95 लोग, मतलब लगभग 86-87 लोग सेकंड पेज में जाएंगे ही नहीं, 2 ही 3 लोग हैं सेकंड पेज में जाएंगे, बाकी फर्स्ट पेज से ही आंसर निकालेंगे और देख लेंगे उनका काम का जो भी चीज़ है। 80 पीपल अवॉइड स्पॉन्सरशिप एड्स। ये भी एक है कि 100 में से 90 जो जा रहे हैं उसमें से भी 80% लोग, 72% लोग, 72 लोग 90 में से देखेंगे ही नहीं कि मुझे एड्स को नहीं देखना है, मुझे एड्स के नीचे की रैंकिंग को देखना है। सो इसीलिए एसईओ इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ट्रैफिक अट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस इंप्रूव करने के लिए, सर्चेज में आने के लिए। सो ये दीज आर द स्मॉलर थिंग्स इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड पेज रहेगा तो आपका काम ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा रिलेवेंट काम होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, इसके बाद अभी आप एसईओ में कैसे रिलेवेंट रह सकते हैं। आप एज ए प्रोफेशनल अगर एसईओ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ को मास्टरी करना पड़ेगा। लेट्स से एसईओ, अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को मास्टरी कर लिया तो सिर्फ काम होगा नहीं उससे ना, आपको उसके साथ बाकी चीज़ों का भी नो हाउ होना चाहिए। यू मस्ट नॉट बी अ मास्टर इन दैट, बट नो हाउ होना चाहिए। जैसे एसईओ अगर आप मास्टरी कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स आना चाहिए, गूगल पेड एड्स का आइडिया होना चाहिए, मास्टरी नहीं होनी चाहिए। गूगल एनालिटिक्स आना चाहिए, बिकॉज एसईओ को आप जब मेज़र करेंगे तो आप गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स से ही आप मेज़र करते हैं कि मेरा जो एसईओ है वो कितना रिलेवेंट हो पा रहा है, कितना फ़ायदा कर रहा है लोगों को या जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो you must be specialized in one, but you should be knowing the know-how of others to be relevant into the market and to get a good job.
अपार्ट फ्रॉम दिस एसईओ को छोड़ के और चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ज़रूरी है। अंग्रेजी नहीं आएगी तो पढ़ेंगे क्या, वेबसाइट कैसे काम कर रहा है, नया चेंजेस क्या आ रहा है, तो इंग्लिश का नो बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, सोच समझने की चीज़ होनी चाहिए, जो कि आपने पढ़ लिया उससे 20-30% रिलेवेंट होता है, लेकिन जब आपके साथ प्रॉब्लम आएगा तो उसमें आपका दिमाग ही काम करेगा कि इस वाले प्रॉब्लम में कैसे काम करना होता है। जैसे गाड़ी चलाना तो कोई भी आपको सिखा देगा कि ये हैंडल है, ये गियर है और ये क्लच है, आप चला लीजिए, लेकिन जब आप रोड पे चलाएंगे तो कौन सी गाड़ी किधर से आ रही है, कौन थोड़ी टेढ़ी आ रही है, कौन स्पीड से आ रही है, कौन स्लो आ रही है, वहाँ पे आपको रिएक्ट करना पड़ेगा कि हम कैसे गाड़ी को कंट्रोल करें। सेम चीज़ एसईओ के साथ भी है, यहाँ पे आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग आपके पास है तो आप रिएक्ट कर सकते हैं, आप सिचुएशन के हिसाब से अपने एसईओ स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं। और इन सब के साथ कॉमन सेंस बहुत ही ज़रूरी है, मतलब थोड़ा सा अनकॉमन हो गया आज के डेट में, बट कॉमन सेंस अगर आपके पास अच्छा है तो आप अच्छे एसईओ एग्जीक्यूटिव, एसईओ मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, परफॉर्मेंस मार्केटर हो सकते हैं। और टेक्निकल की बात करें तो इन सब के साथ थोड़ा बहुत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको आना चाहिए, बिकॉज जो भी एनालिसिस करेंगे उसके लिए आप एक्सेल यूज़ करेंगे, उसके लिए आप प्रेजेंटेशन के लिए आप पावर पॉइंट यूज़ करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा टेक्निकलिटी आनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो। नाउ हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं हमारे पास। सो बहुत सारे सर्च इंजन हैं में गूगल 90% मार्केट कैप्चर किए हुए, और आजकल तो गूगल का एआई मोड आ गया है, तो गूगल का एआई मोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन। लोगों को वही ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि वो सर्च कर करके एआई स्निपेट दे देता है कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। तो अभी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे एआई स्निपेट आता है। फिर उसको छोड़ के चैट जीपीटी सर्च आ गया है, परप्लेक्सिटी एआई सर्च आ गया है, u.com है, ओपनवर्स है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, याहू है। याहू और बिंग का हालत बहुत अच्छा नहीं है। याहू तो बहुत, ऑल्दो याहू मास्टर था, सबसे पहले आया था याहू सर्चेज, बट याहू ने अपने आप को अपडेट नहीं किया इतने टाइम से, जिसके चलते वो इररिलेवेंट होते चला गया है। जैसे नोकिया का केस हुआ था, नोकिया सबसे ज़्यादा चलता था एक टाइम पे, नोकिया का फ़ोन्स। आज के डेट में नोकिया इररिलेवेंट हो गया क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया, गूगल ने रिप्लेस कर दिया उन लोगों को। अभी अगर कुछ अपडेट कर लेगा अपने आप को तो हो सकता है आ जाए मार्केट में, अदरवाइज़ तो मुश्किल ही है। सो ये दीज आर मेनी सर्च इंजन्स, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कोई बोलेगा सर्च इंजन तो गूगल दिमाग में आएगा, बिकॉज 90% ऑफ द लोग यही यूज़ करते हैं। तो इसको छोड़ के देखिए, मैंने एक थोड़े से एक लिस्टिंग आपको की है जो blogwizard.com था है। एक डक-डक-गो बोल के एक अच्छा ब्राउज़र है जो गूगल का अल्टरनेटिव है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो प्राइवेसी चाहते हैं, मतलब दे वांट कि इनकी ट्रैकिंग ना हो, दे वांट कि इनके बारे में ज़्यादा पता ना चले कि कहाँ से ट्रैक कर रहे हैं और इनकी हिस्ट्री क्या क्या, ये खोल के वेबसाइट देख रहे हैं। तो प्राइवेसी पसंद लोगों के लिए डक-डक-गो एक अच्छा सर्च इंजन है। बिंग है, इन्वायरमेंट कॉन्शियस यूज़र के लिए स्कोशिया है, याहू है। आजकल यूट्यूब वीडियो सर्चिंग के लिए यूट्यूब बहुत अच्छा यूट्यूब का सर्च इंजन है। बाइडू है चाइनीज़ यूज़र के लिए, स्विसकाउज है, गिब्यूरू है, स्टार्ट पेज है, यांडिक्स है रशिया के लिए। रशिया का मेजर पॉपुलेशन यांडिक्स पे ही सर्च करता है, जो कि रशिया का खुद का वेब सर्च इंजन है। नेवर है, AOL भी पहले बहुत पुराना सर्च इंजन है, बट अब धीरे धीरे रिलेवेंट कम होते जा रहा है। आस्क है, wiki.com है, ब्रैकल है, देयर आर मेनी हंड्रेड ऑफ सर्च इंजन, बट एज ऑफ नाउ गूगल होल्ड्स 90% शेयर। अगर आप गूगल को समझ ले रहे हैं, गूगल की रैंकिंग समझ ले रहे हैं, गूगल के सर्चेस समझ ले रहे हैं, तो अब बाकी भी वेबसाइट के सर्चेस समझ लेंगे, बिकॉज बाकी भी ब्राउज़र, बाकी भी सर्च इंजन एक ही जैसे काम करते हैं। डन। अब कैसे काम करता है इसकी बात करते हैं। तो अब आप जैसे किसी भी पेज में गए, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी भी पेज में जा रहे हैं तो गूगल को आपने ये पेज सबमिट कर दिया। कोई भी आपने एक पेज खोला, सपोज़ करो यहाँ से मैं एक पेज खोलता हूँ, ये नैश कुछ भी है, रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज। तो हमने ये पेज खोला और हमने बोला कि ये जिनका भी वेबसाइट है, हम कैसे कर रहे हैं, तो इसके पेज को मैंने सबमिट कर दिया। अब जैसे इसके पेज को हम सबमिट करेंगे तो हम कंट्रोल U प्रेस करते हैं तो इसका सारा वो खुल जाता है, इसका सारा कोडिंग खुल जाता है। तो गूगल ये कोड लेके जाता है, अगर वो इस वेबसाइट पे आएगा तो ये पूरे कोड लेके जाएगा, और इस कोड में से वो सब चेक करता है कि कहाँ कहाँ उसमें लिंकिंग किया हुआ है। तो इसमें लिंकिंग कहाँ कहाँ किया हुआ है, इसके लिए आप ये देखिए href से लिंक करते हैं। ये जैसे ये एक पेज इन्होंने लिंक किया है, ये दूसरा पेज लिंक किया, टोटल 223 लिंक्स इस पेज में है।
जो दूसरे पेजेस और दूसरे जगह पे लिंक किए हुए हैं। तो ये सारा कुछ गूगल अपने डेटाबेस में ले जाएगा और इन सब पेजों को भी वो स्क्रॉल करेगा, उस पेज के कोडिंग को लेके आएगा। उस पेज के अंदर अगर कोई क्रॉलिंग होएगा, कोई इंडेक्सिंग हो, सॉरी, कोई लिंकिंग होगा, तो वो दूसरे वाले पेज पे चला जाएगा। मतलब दिस इज़ हाउ एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज से चौथे पेज से पाँचवें पेज करके वो इंडेक्स क्रॉलिंग करता चला जाएगा। तो क्रॉलर्स आर नथिंग बट दे आर सर्च बॉट्स, इसको स्पाइडर्स भी बोलते हैं, जो वेबसाइट को स्कैन करते हैं और एक वेबसाइट को स्कैन करके उसके लिंक से दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे जाते हैं और उसको स्टोर करते चले जाते हैं अपने डेटाबेस में। और जैसे जैसे वेबसाइट स्टोर होते चला गया डेटाबेस में, तो अगर पहले से वो वहाँ पे है ऑलरेडी तो अपडेट हो जाएगा, नहीं है तो नया ऐड हो जाएगा। और हम भी बोल सकते हैं सर्च इंजन को कि तुम कितने टाइम पे मेरा सर्च इंजन को, मेरे वेबसाइट को कितने टाइम पे तुम क्रॉल कर लो। डेली कर सकता है, हफ्ता में कर सकता है, महीना में कर सकता है। अगर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो आप घंटे भी करा सकते हो, बट डेली कराना इज़ मोर रिलेवेंट। तो क्रॉलिंग पहले किया, क्रॉलिंग करके लिंक्स उठाया और अपने पास इंडेक्सिंग कर लिया। अब इंडेक्स, उसका एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें वो इंडेक्स करता है और इंडेक्स करने के बाद वो सारे पेजेस को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटता है। अभी टेक्निकल कैटेगरी है, नॉन टेक्निकल कैटेगरी है, क्लॉथिंग कैटेगरी है, उसके बाद आप ट्रेनिंग कैटेगरी है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट्स है। अब हर कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं। तो बेसिकली आपका जो भी वेबसाइट है वो इंडेक्स हुआ एक कैटेगरी के अंदर और दूसरे उसके सब कैटेगरी के अंदर। बट ये भी हो सकता है कि अगर आपका वेबसाइट एक से ज़्यादा कैटेगरी के अंदर भी इंडेक्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज़ को डील कर रहे हैं। अब जैसे मान लो वुमेंस क्लॉथिंग हम लेते हैं, तो वुमेंस क्लॉथिंग के अंदर भी जाएगा, वुमेन कैटेगरी के अंदर भी चला जाएगा। अब उसमें वुमेन में भी एज वाइज कैटेगराइजेशन अगर होगी तो वो एज वाइज कैटेगराइजेशन भी चला जाएगा। तो आपका एक पेज डिफरेंट कैटेगरी और सब कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। तो जब इंसान सर्च करता है तो इस पेज को देखते हुए गूगल डिसाइड करता है कि कौन सा पेज को दिखाना है। तो इसीलिए गूगल ने एक रैंकिंग फैक्टर निकाला। अब ये रैंकिंग फैक्टर वो कैसे कर रहा है नहीं पता किसी को, बट वो रैंकिंग फैक्टर आपके डोमेन, आपके वेबसाइट के एज के ऊपर, लिंकिंग के ऊपर, एसईओ प्रैक्टिसेस के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर, इमेजेस के ऊपर और मेटा टैग्स के ऊपर और आपके टाइटल के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों को मिला के गूगल अपने से ये समझने की कोशिश करता है कि बाकी जितनी वेबसाइट इस चीज़ से रिलेटेड है उसमें आपका वेबसाइट को कितने रैंक पे रखा जाए। तो जितनी ज़्यादा एसईओ अच्छी आपकी रहेगी, चांसेस इतने होंगे कि आपका रैंकिंग ऊपर की तरफ आता जाएगा। सो दैट इज़ हाउ रैंकिंग इज़ बीइंग डन। So this is how what SEO is all about. SEO is का बेसिक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक यही है और इसी चार चीज़ पे SEO बेसिकली काम करता है, इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग, रैंकिंग, और उसके हिसाब से वो पेजेस डिस्प्ले करता है। और थैंक्स फॉर दिस पेज वी हैव यूज socialexposure.in, थैंक्स टू देम। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में कि नेक्स्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं और हम उसमें और क्या क्या चीज़ देख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू, बाय बाय।